अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एंड इट इज़ अ वेरी गुड मॉर्निंग, क्योंकि जब आपको खबर मिले ना कि पेट्रोल जो है वो 10 रुपए फी लीटर नीचे चला गया है, तो इट इज़ इंडीड अ गुड मॉर्निंग। मैं कहती हूँ सैरों पे जाएं, लॉन्ग ड्राइव्स करें, नहीं खैर ना करें बिल्कुल, बट यस दैट इज़ द खुशी की खबर टू स्टार्ट। देखिए कुछ रिलीफ तो है, लेकिन सर्टनली आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें, तेल की कीमतें काफ़ी कम हुई हैं। हमारे जो मौसमी हालात हैं वो रिलीफ शायद मुकम्मल तौर पर आवाम को ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ ट्रांसलेट ज़रूर किया गया है। अब खबर ये है, मामला ये है कि पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 10 रुपये कम हो गई है। लाइट डीजल की कीमत में भी 10 रुपये की कमी आई है और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7.5 रुपये की कमी की गई है। मट्टी के तेल की कीमत में फ़ी लीटर 10 रुपये की कमी हुई है। नई कीमतों का इतलाक अब आवाम को पेट्रोल जो है नई कीमतों के बाद मिलेगा 214 रुपये, ऑलमोस्ट 215 रुपीज। अच्छा, बाय द वे ये मिलेगा नहीं, ये मिलना स्टार्ट हो गया है, मतलब दिस हैज कल रात से बीन इम्प्लीमेंटेड, तो लिहाजा ये काम हो चुका है। 214 रुपये 80 पैसे फी लीटर पेट्रोल है, और जबकि हाई स्पीड डीजल जो है वो 227 रुपीज़ और 227 रुपये 80 पैसे। अच्छा, हम हमेशा ये कहते हैं कि वो तमाम दुकानदार, वो तमाम कारोबारी अफराद जो हमसे, आवाम से, अपने ग्राहकों से ये कहकर ज़्यादा पैसे वसूल कर रहे होते हैं कि देखिए जी पेट्रोल बढ़ गया है, हमारी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की कॉस्ट कहाँ चली गई है, दीगर मामलात में कितना इजाफा हो गया है। क्या वो अब इस कमी के बाद अपनी कीमतें कम करेंगे? नहीं, आप जवाब अगर ढूंढ रहे थे तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, बिकॉज उनको झंझोड़ के याद दिलाना पड़ेगा कि भैया अब तो नीचे कर दें कीमतें, क्योंकि इतने पेट्रोल जो है वो नीचे चला गया। लेकिन नई चीज़ें जब किसी के एक रोल ओवर इफेक्ट जो होता है उससे प्राइसेस ऊपर चली जाती हैं और लोग फिर भी खरीदारी कर रहे होते हैं, सब कुछ मामला चल ही रहा है, तो वो क्यों नीचे करेंगे फिर? सो इट इज आई डाउट दैट्स गोइंग। पता है क्या, हम सारी चीज़ों का मलबा हुक्मरानों पर, इंतज़ामिया पर, हुकूमतों पर डालते हैं। हमारे अपने डीएनए में भी ठीक ठाक मसला है। मतलब आप देखिए दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में ऐसे ही चीज़ें, सामान पड़ा होता है सड़क के किनारे, उनकी कीमतें लिखी होती हैं, एक डब्बा साथ रखा होता है, लोग आते हैं अपनी मर्जी की चीज़ कीमत देते हैं और चीज़ उठा के चले जाते हैं। फल सब्जियां वगैरह की हम बात करते हैं, फार्म मार्केट्स की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप तसव्वुर कर सकते हैं, मतलब हमें यहाँ पे भाई को भाई पे एतबार नहीं है तो गाँव पे एतबार करना तो बड़ी दूर की बात है। नहीं, वैसे अब्दुल्ला ये थोड़ा सा कंपैरिजन ऑफ इसलिए हो गया है क्योंकि वो मुल्क, वो नेशंस कुछ और हैं, यहाँ हमारा एक और गुर्बत का लेवल है, अनएजुकेशन भी कम है। मतलब हम यहाँ नहीं सोच सकते कि एक ढेर अखबार का लगा और साथ ही एक डब्बा, और आप खुद बजाते खुद आप पैसे डालें डब्बे में और एक अखबार लेके चले जाएं, जो मैंने अपनी आंखों से बाहर के मुल्कों में देखा हुआ है, बट यहाँ नहीं हो सकता। हम देखिए गुर्बत और इन चीज़ों को आप वैल्यूज से कंपेयर नहीं कर सकते। तो ये इंसान की इनबिल्ट वैल्यू होती है कि आपने चोरी नहीं करनी। लेकिन गुर्बत एक ऐसी बीमारी है जिसमें वैल्यूज भी खत्म हो जाती हैं। अखबार उठाने में कौन सी गुर्बत? मेरी बात सुने, अखबार आपने पढ़ के वापस रख दें, आपने, हम साबुन उठा के ले जाते हैं ट्रेन के डब्बों से। इट्स अबाउट अखबार उठाना, नॉट पेइंग, और मे बी वो जो डब्बा है जिसमें पैसे हैं, पिकिंग दैट अप। पब्लिक टॉयलेट से साबुन उठा के ले जाना, सो ये हैंड सैनिटाइजर्स का उठना हमने कितनी बार पिछले 2 सालों में देखा। तो ये तमाम चीजें हमारी अपनी गलती हैं। मे बी इसमें कुछ फैक्टर गुर्बत और हमारे हालात का जरूर हो, लेकिन हम खुद भी ईमानदार नहीं है ना, हम इर्द गिर्द अपने, हमारे लोग, हम सब। मे बी आई डोंट नो हाउ टू गेट इनटू डिटेल ऑफ दैट, लेकिन गुर्बत और ये परेशानियां जो होती हैं ये वैल्यूज सिस्टम को थोड़ा सा लोअर कर देती हैं। बट एनीवे, लेट अस मूव फॉरवर्ड। इस पे हमने क्या जाना, अभी तो हम खुशी मना रहे थे 10 रुपये नीचे जाने की। तो दूसरी चीज़, अब आपको पता है कि PSL का वक्त जो है वो भी आता जा रहा है, बिकॉज साल का जब शुरू होने वाला होता है और ऐसे ही माहौल में फेस्टिविटी सी महसूस होना शुरू हो जाती है जब भी PSL की एक्टिविटीज का आगाज होता है। समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, समथिंग रियली एक्साइटिंग। हमारी जिंदगियों में और बहुत कुछ नहीं है। इस दफा तो शादियां भी नहीं हो रही ज्यादा इर्द गिर्द, तो वहाँ भी काफी शादियां हो रही है, इस बार आपको नहीं बुलाया जा रहा। वही ना, मेरे सर्कल में तो हमें नहीं बुलाया गया, इसलिए तो हम PSL को ही लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो जी पाकिस्तान सुपर लीग के 8वें एडिशन के लिए तमाम 6 फ्रेंचाइजेज जो हैं उन्होंने ड्राफ्ट के जरिए अपने स्क्वाड मुकम्मल कर लिया है, और ये लाइव दिखाया जा रहा था कल टेलीविजन स्क्रीन पे भी। और कराची में ड्राफ्ट की तकरीब में तमाम 6 फ्रेंचाइजेज ने अपने अपने पसंदीदा जो खिलाड़ी थे उनको प्लैटिनम, डायमंड, गोल्ड और दीगर कैटेगरीज जो हैं उनके जरिए मुंतखब किया है। और गैर मुल्की खिलाड़ियों में ऑस्ट्रेलिया के भी मैथ्यू वुड, बिल्कुल वो भी हैं, जनूबी अफ्रीका के डेविड मिलर है, इंग्लैंड के एलेक्स हेल्स हैं, लियाम डाउसन है, श्रीलंका के
हिसारेंगा हैं और राजापाक से, और जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा हैं। अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह गुरबाज समेत दीगर खिलाड़ी मुख्तलिफ टीमों में शामिल हैं। पेशावर ज़ल्मी की कप्तानी कौन करेगा? पेशावर ज़ल्मी की कप्तानी ऑब्वियसली बाबर आजम ही करेंगे ना, मतलब और कौन करेगा? सही कह रही है, बाबर आजम करेंगे बिल्कुल। और कराची किंग्स की कप्तानी अहमद वसीम, कराची। इस्लामाबाद यूनाइटेड की कप्तानी करेंगे शादाब खान, सो दैट इज गोइंग टू बी रिटेन्ड। और कोयटा ग्लैडिएटर्स ऑफ कोर्स सरफराज अहमद, वो तो उनकी एसोसिएशन कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ है ही। और लाहौर कलंदर्स की कप्तानी फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी, एंड वी रियली एक्सपेक्ट कि शाहीन शाह, क्योंकि वो खुद कैप्टन होंगे, तो ही इज गोइंग टू बी इन फिट फॉर्म। और इंशाल्लाह बिल्कुल हम कर रहे हैं। मुल्तान की कप्तानी करेंगे हमारे स्टार बैट्समैन, बैटर रादर, कप्तान, नायब कप्तान और विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान। अच्छा, और साथ ही आपको बता दें कि ये PSL का 8th एडिशन स्टार्ट कब हो रहा है, और ये होगा 9 फरवरी को स्टार्ट और चलेगा टिल 19 मार्च। वैसे दिस ईयर आई वाज थिंकिंग, और रादर आई वाज होपिंग कि एक और टीम की एडिशन होनी चाहिए थी, बिकॉज यू नो इतना सक्सेसफुल ये सारा फ्रेंचाइज है और ज़बरदस्त किस्म के कितने कोई, आई एम फॉरगेटिंग द फिगर, लेकिन हंड्रेड्स ऑफ क्रिकेटर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड मेड देमसेल्व्स अवेलेबल फॉर दिस ड्राफ्ट। आपको पता है? इंडीड दे डिड। मतलब इट्स अ वेरी सक्सेसफुल PSL जो है अब तो ये बात एस्टैब्लिश हो चुकी है। ये मतलब, और अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल क्रिकेट भी पाकिस्तान में वापस आ गई है और PSL भी पाकिस्तान में ही होता है। सो द बैड डेज आर अल्हम्दुलिल्लाह ओवर, और होपफुली वो दिन जो हमने देखे थे वो कभी वापस ना आए। खैर, कैन आई आल्सो जस्ट से कि क्योंकि साथ जो इंडियन सुपर लीग साथ चलता था वो इतना कंट्रोवर्शियल हो चुका है कि इट इज़ मतलब बिल्कुल ही मनी मेकिंग एंड नो रिगार्ड फॉर द लॉज, एंड उसकी बिल्कुल वो थोड़ा सा टेंट हो चुका है। तो अब एवरीबडी प्रेफर्स PSL, तो लिहाजा साथ साथ उसके बिफोर वी मूव ऑन आपसे हम कहेंगे कि आप ज़रूर सजेस्ट करेंगे कि PSL का एंथम, जिस पे बड़ी बात होती है हर साल और एक डिवीजन ही हो जाती है ऑलमोस्ट, तो आप इस साल किससे सुनना पसंद करेंगे, है ना? आसिम अज़हर, मतलब सो मैनी ऑफ देम, इतने ज़्यादा हैं। अब तो आपको पता है हमारे रैपर्स भी बड़े आ चुके हैं, सो मच न्यू सिंगर्स, न्यू को तो डाले ही। साथ में हमारा नौजवान सिंगर है जियो न्यूज़ की फाइंड अर्शमान, उसको भी डालें बीच में, एडेड एज वेल। मतलब एक बहुत से लोग मिल के भी बना सकते हैं, तो ये तो खैर हमारी सजेशन है। बट व्हाट वुड यू लाइक टू? शे गिल, लिसन, हाँ शे गिल, व्हाई नॉट, मतलब द स्टार ऑफ पसूरी, आसिम अज़हर एंड शे गिल हो सकती हैं। सो ये वो चीज़ें हैं जिनमें हम अगले कुछ हफ्तों में बात कर सकते हैं, या फिर मे बी द एंथम इज ऑलरेडी इन द मेकिंग। पता है क्या, हम बहुत भारी अंदाज में आज का शो शुरू नहीं करना चाहते थे, लेकिन आप यकीन मानिए कि आज दिल बहुत बोझल, और आज का दिन जब भी कैलेंडर पर नज़र पड़ती है तो बड़ा भारी होता है सबके लिए ही गुजारना, तमाम पाकिस्तान के लिए ही, क्योंकि 16 दिसंबर हमारे लिए बहुत सी तल्ख यादों को ताज़ा कर देता है। सानेहा पेशावर, सानेहा APS, जिसने हम सबको झंझोड़ कर रख दिया। इस मुल्क में हम सबको एक नई डायरेक्शन दी कि हम क्या चाहते हैं, हमारा क्या फ्यूचर होना चाहिए, हम किस तरह का पाकिस्तान देखना चाहते हैं, वो सब बावर कराया हमें, और होपफुली कि हम उसको याद रखें। और जहाँ से हमें कई मरतबा पहले धोखे मिल चुके हैं, हम क्या तैयार हैं उन लोगों पर दोबारा एतबार करने के लिए? और क्या आप अपने बच्चों के कातिलों को इस तरह फरामोश या दरगुजर करने पर खामोश बैठेंगे? नहीं, हम सबको ये याद रखना चाहिए। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा किया है कि आपने ये टॉपिक भी छेड़ा है, क्योंकि आज हमने डिटेल्ड इस पे बात करनी है, ख़ास तौर पे ये आफ्टर माथ पे ज़रूर बात करनी है कि उसके बाद हमने क्या चीज़ें चेंज की, किन चीज़ों पे हम अटल रहे कि अब ऐसा नहीं होगा दोबारा, नेशनल एक्शन प्लान का क्या हुआ, तो उस पर भी हमने बात करनी है, सारी डिटेल में बात होगी। ठीक है। और आज का दिन 16 दिसंबर एक और हमें तल्ख याद देता है, वो है सुकूत ढाका का मामला, जब पाकिस्तान का एक हिस्सा टूटा और बांग्लादेश वजूद में आया। खैर, ये तमाम बातें, ये सारी बातें होती रहेंगी, लेकिन अभी एट द मोमेंट आपको पता है कि एक पॉलिटिकल सिनारियो रोज़ के हिसाब से एक चेंजिंग उसकी एक सूरत बनती है। तो अभी यही सोचा जा रहा है कि जी तहरीक इंसाफ ने असेंबलियाँ तोड़ने का हतमी फैसला कर तो लिया है, बस अब ऐलान होने की देर है। शाह महमूद कुरैशी ने कल खुलकर बता दिया। तो 17 को नई डेट देंगे कि कब टूटेंगी या 17 को तोड़ देंगे? बस हम ये स्पेकुलेट नहीं कर रहे, क्योंकि कुरैशी साहब खुद बता रहे हैं।
इमरान खान साहब ने एक फैसला किया है कि 17 तारीख को वो एक अहम फैसला करेंगे और असेंबलियों की तहलील की तारीख का ऐलान करेंगे। उसी के साथ उन्होंने एक और फैसला किया था कि हमारे मेंबरान कौमी असेंबली से मुस्तफ़ी हो चुके। चुनाचे इमरान खान साहब से मैंने ये ख़त शेयर किया है और उन्होंने इसकी मंजूरी दे दी है और मैं इस पर दस्तखत कर रहा हूँ, दस्तखत कर दिए हैं। ये ख़त मैं भेज रहा हूँ एज वाइस चेयरमैन ऑफ PTI और डिप्टी पार्लिमानी लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, कि मैं स्पीकर साहब को भेज रहा हूँ कि हमें वो वक्त दें, हमें वो बुलाएं ताकि हम इज्तिमाई तौर पर उनके सामने पेश हो सकें और अपने इस्तीफ़ों का अयादा कर सकें और तजदीद अपने उस फैसले की तजदीद कर सकें। अब वाज़ेह हो गया कि PTI हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात, पैगाम रसानियाँ, पैक्ट और राबते सब बेकार गए हैं। इमरान खान ये रिस्क ऐसे वक्त में ले रहे हैं जब उन पर तोशा खाना समेत और भी मुख्तलिफ अनवाओ इक़साम के संजीदा नौयत के मुकदमात चल रहे हैं। बाय द वे, आइंदा इलेक्शन के लिए भी नाअहली की तलवार सर पर लटक रही है, जिसका PTI को अच्छी तरह अंदाज़ा है। अच्छा, ये सब कुछ तो आपने सुन लिया। साथ ही आपको बताएं कि हुकूमत भी ऑब्वियसली खामोश बैठने वाली नहीं है और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि कामयाबी हो या ना हो, असेंबलियाँ बचाने की वो कोशिश तो ज़रूर करेंगे। जहाँ तक इस बात का तल्लुक़ है कि हम इसको रोकें या रोकने का कोई तरीक़ाकार इस्तेमाल करें, हाँ, इसमें हम ऑन रिकॉर्ड ये बात लाना चाहते हैं कि ये एक गैर जमहूरी अमल है, ये एक जो है वो गलत तरीक़ाकार है। इस तरह से इलेक्शन हासिल नहीं किया जा सकता, नहीं करना चाहिए, वरना ये अगर रीत पड़ेगी तो फिर हर अपोजिशन जो है वो असम्बलियों से इस्तीफ़े दे के इलेक्शन का जो है वो मुतालबा किया करेगी। हो सकता है कि इस बारे में अगर हमारा ये जो है वो इरादा बने कि हम एक अपनी जो है वो एक हुज्जत तमाम ज़रूर करें ताकि ये ऑन रिकॉर्ड रहे कि हम इस एक्सरसाइज के हक़ में नहीं हैं। इमरान खान इस वक्त सरकारी मरात, सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं। असम्बलियाँ गईं तो ये सब भी जाएगा। यही नहीं, 17 किलोमीटर वाली हुकूमत की अमलदारी इनडायरेक्ट ही सही मज़ीद 2 सूबों तक फैल जाएगी। खान साहब को अब इलेक्शन 2023 में अपनी क़ुव्वत बाजू पर लड़ना होगा। इन 4 बरसों में बहुत सारा पानी पुलों के नीचे से एक्चुअली गुजर चुका है और अब 2018 जैसे माहौल से फैज़याबी भी शायद मुमकिन नहीं अच्छा, ये चूंकि वो एवर चेंजिंग सिनारियो होता है तो समझने की ज़रूरत भी होती है। सीनियर तज्ज़ियाकार आसमा शराजी हमारे साथ हैं, ज़रा उनसे पूछते हैं कि उनको क्या इस बात की समझ आ रही है। आसमा, इमरान खान साहब और उनकी पार्टी के मुताबिक असेंबलियाँ तोड़ने का फैसला जो है वो आखिरी है, हतमी है, ये तो उन्होंने डिसाइड कर लिया है। लेकिन इसके साथ हम ये भी देख रहे हैं कि कुछ मुशावरतें जो हैं वो भी हो रही हैं, शायद सदर साहब के ज़रिए मैसेजेस का तबादला भी जो है वो बरकरार है। तो क्या अब भी इमरान खान का फ़ैसला हतमी आ जाएगा या फिर लचक का इम्कान हो सकता है? अभी भी वो बैक ट्रैक कर सकते हैं इससे? कहीं ना कहीं कोई बात फंसी हुई है, कोई जिसे कहना चाहिए लो और दो की बुनियाद के ऊपर यकीनी तौर पर कोई बात हो रही है कि अगर असम्बलियों को टूटने से रोकना है या उसको बचाना चाहते हैं तो फिर इमरान खान साहब की भी कुछ शराइत जो है वो हो सकती है और मुबैना तौर पर, मुमकिना तौर पर हो सकता है कि वो ये कह रहे हों कि उनको जो है वो नाअहल ना किया जाए या गिरफ़्तारी ना हो या इस तरह की बात जो है वो सामने आ सकती है। तो अगर उसके बदले में या फिर ये कि इंतखाबात जो हैं वो उसकी डेट दे दी जाए या उसकी एक टाइमिंग दे दी जाए या एक स्केड्यूल दे दिया जाए, तो फिर मशरूत बातचीत जो है वो इमरान खान साहब इस वक्त कर रहे हैं और करना चाह रहे हैं और वही पैगाम उनको पहुंचाया जा रहा है। इधर से भी ज़ाहिर है कि एक हर्डल है और एक तरह से गवर्नमेंट ये समझती है कि जो मुश्किल फ़ैसले थे, जो अनपॉपुलर फ़ैसले थे वो उन्होंने किए हैं, तो अब किसी भी सूरत जो है वो इंतखाबात की तरफ जो है वो नहीं बढ़ेंगे या नहीं बढ़ सकते। अपने वक्त पे इंतखाबात होने चाहिए। बल्कि हमारे एक इंटरव्यू में तो डॉक्टर साहब ने यहाँ तक कह दिया कि जो हमने सेक्रीफाई किया है हमें तो प्रीमियर मिलना चाहिए। और तोसी की बात जो है वो जब उनसे पूछा कि भैया क्या असम्बली की तोसी करेंगे तो उन्होंने कहा कि ये अगस्त में बात करेंगे, तो इसको रूल आउट नहीं किया। तो ये सारे ऑप्शंस हैं जो कि बास्केट के अंदर हैं। अब इमरान खान साहब अगर असम्बली तोड़ देते हैं तो ज़ाहिर है कि इलेक्शंस दोनों असम्बलियों के अंदर जो है वो करवाए जाने चाहिए पड़ेंगे और
और अगर नहीं तोड़ते हैं तो ज़ाहिर है कि वो ये बात कर चुके हैं और अब वो इसके ऊपर बारगेन भी कर सकते हैं। लेट्स सी क्या होता है। लेकिन अगर असम्बलियाँ टूट जाती हैं आसमा साहिबा और हुकूमत अपने वादे के मुताबिक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन करा देती है, जो अब कह रहे हैं कि तोड़ें हम तैयार हैं, तो ये सब होना तो इसी इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर के अंडर है जो तहरीक इंसाफ को सख्त नापसंद हैं। क्या इम्कानात बचते हैं कि इलेक्शन के जो भी नताइज आएंगे वो फिर से मुतनाज़ नहीं होंगे, वो सब मान लेंगे और पर्टिकुलरली PTI मान लेगी? देखिए, इलेक्शन बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि अगर असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं तो उसके बाद फिर आपको केयर टेकर सेटअप बनाना है। केयर टेकर सेटअप बनाने का एक तरीक़ा जो कि रखा गया है 18वीं तरमीम के बाद से, वो ये है कि आपको बैठना पड़ता है, आप लीडर ऑफ़ द अपोजिशन को या लीडर ऑफ़ द हाउस को और फिर उसके बाद या हुकूमती जमात को, अपोजिशन की जमातों को उनको बैठ के फ़ैसला करना पड़ता है कि आपको कौन सा, ख़ास करके लीडर ऑफ़ द अपोजिशन और लीडर ऑफ़ द हाउस, कि आपको कौन सा केयर टेकर सेटअप जो है या वज़ीर आला जो है वो लगाना है। और अगर उसके ऊपर आपका इत्तफाक़ नहीं हो पाता तो फिर उसके बाद फिर आप पार्लिमानी कमेटी में जाते हैं। पार्लिमानी कमेटी में अगर नहीं होता तो इलेक्शन कमीशन को करना है। जो डेडलॉक इस वक्त मौजूद है, क्या इससे सियासी जमातें मिल बैठ के इसके ऊपर केयर टेकर सेटअप बना सकती हैं? तो उसके इम्कानात ना होने के बराबर है। अगर तब बात करनी है तो बात अब भी हो सकती है और मेरा ख्याल है कि यही वो टाइमिंग है जिसको कि हुकूमत जिसमें कि बात करना चाह रही है और इमरान खान साहब इसका पूरा जो फ़ायदा है वो उठाना भी चाह रहे हैं। लेकिन ये एक मुश्किल फ़ैसला होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए असम्बलियों की तहलील एक इंतहाई मुश्किल फ़ैसला होगा। उसकी वजह ये कि 2 हुकूमतों को बर्खास्त करना और फिर इस बात की गारंटी ना होना, जो कि इलेक्शन कमीशन पे ऑलरेडी वो बहुत से एतराज़ात कर रहे हैं, एक ट्रस्ट डेफिसिट है, वो बार बार कह रहे हैं कि हमें नहीं लगता कि इलेक्शन जो है वो मुनासिब तरीके से इलेक्शन कमीशन कराएगा, उनके शकूक और शुबहात हैं। तो ऐसे में ज़ाहिर है कि मज़ीद कन्फ्यूजन बनेगी। ऐसा लगता है कि एक महाज के बाद अगला महाज और अगले महाज के बाद अगला महाज जो है वो शुरू होगा, जिसका कि पाकिस्तान किसी सूरत इस वक्त जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसका मुताबिल नहीं हो सकता। बिल्कुल आसमा, ऐसा ही लग रहा है कि वन आफ्टर दी अदर यही सिलसिला चल रहा है। अच्छा, इस सियासी गहमा गहमी अगर आप कहना चाहती हैं, इसमें कुछ ऐसे केसेस भी हैं जिनका सामना इमरान खान को करना ही होगा और उनकी मुबैना एक तो बेटी और तोशा खाना वाली तो तारीखें भी लग चुकी हैं, तो इसका तो उनको एक जवाबदेह होना होगा। खान साहब कहते हैं कि एक साजिश है, एक साजिश के तहत उन्हें जो है वो नाअहल किया जाएगा। तो क्या नाअहली का चांस इस सारी सिचुएशन में बनता है और हुकूमत इसमें संजीदा लगती है आपको? देखिए, ये मामला कोर्ट्स में भी है और इलेक्शन कमीशन के पास भी है और ये मिस डिक्लेरेशन का केस है। इस तरह के केस में पहले मियां नवाज शरीफ जो हैं वो उनको नाअहल किया गया था सिर्फ इसलिए कि उन्होंने पनामा के ही केस के अंदर जो है वो ये कि अकामा यानी उनके जो साहबजादे उनको तनख्वाह देते थे, वो तनख्वाह उन्होंने छुपाई थी, उसकी बुनियाद के ऊपर उनको नाअहल करार दे दिया गया था, उनको पार्टी सदारत से भी हटा दिया गया था। अब ये जो केस है इमरान खान साहब का, ये तोशा खाना के जो तहाइफ हैं उनकी रकम और उसको जो छुपाना है उसके हवाले से केस है और उसके साथ साथ उनकी जो मुबैना साहबजादी हैं उनकी औलाद की जो डिक्लेरेशन है उसके अंदर भी उसको भी मिस डिक्लेरेशन के अंदर जो है वो अब केस को किया गया है कोर्ट्स के अंदर। ये मामला दोनों मामला है और ये बड़े ओपन एंड शट केसेस हैं। अगर इलेक्शन कमीशन की प्रोसीडिंग्स देखी जाए और अगर कल भी इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो फैसला आया है कोर्ट का उसको देखा जाए तो उसके अंदर ये कहा गया है कि मिस डिक्लेरेशन हुई और अब ट्रायल किया गया और 9 जनवरी को इमरान खान साहब को इन पर्सन तलब भी किया गया। ये केस है तोशा खाना का। इसी तरह से उनकी साहबजादी का केस भी सामने आ चुका है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केसेस भी हैं, ओपन एंड शट केसेस भी हैं। और अगर हम प्रेसिडेंट्स को देखते हैं तो इमरान खान साहब का बचना तकरीबन नामुमकिन नज़र आता है। कल को कुछ भी हो जाए, इम्कानात और भी हो सकते हैं, मगर जो हम माजी के एक फ़ैसले देखते हैं तो उसके अंदर हमें ये लगता है कि इमरान खान साहब को इस पर सज़ा हो सकती है। बहुत शुक्रिया आपका आसमा। इमरान खान साहब की साहबजादी और फिर तोशा खाना में तो तारीख भी आ चुकी है 9 जनवरी की। दोनों केसेस बड़े अहम हैं। लेट्स सी इनका क्या मुस्तकबिल होता है इन केसेस का और इमरान खान साहब का सियासी मुस्तकबिल क्या होता है। और एक बात जो हम करना चाह रहे क्या हैं, अजीब, बड़ा अच्छा हाँ वो वाली बात एक्चुअली बड़ा मुश्किल है ये बात करना, बट हम तो सिर्फ बात करने पे हमें मुश्किल है। हम तो सोच सकते हैं कि जिसके साथ गुजरी हो उसका क्या हाल होगा, क्योंकि सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल ऐसा दुख है कि आज 8 साल बाद भी इस पर बात करते
एक्चुअली रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। और हम आज के शो में उन वालिदैन को पर्टिकुलरली, उन असातिज़ा को और पूरी कौम को याद दिलाते रहेंगे, ये बात करते रहेंगे, क्योंकि ये सिर्फ उन पर नहीं गुजरी जिनके डायरेक्ट रिलेशंस इस सानहे में इस दुनिया से चले गए, ये हम सब पे गुजरी थी। इस पे हम तफसील से बात करेंगे। हमने आपसे इब्तिदा में ही वादा कर दिया था एक और दिन जिस पे हम डिस्कशन करना चाहते हैं, ऑल्दो वो दिन तो अब 2 दिन बाद मनाया जाएगा, लेकिन आज हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि उस दिन हमारी शायद आपसे बराह रास्त मुलाकात ना हो सके। बट द टॉपिक इज सो इम्पॉर्टेंट एंड द पर्सन दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज सो इम्पॉर्टेंट कि इसका किरदार हम सब की ज़िंदगी में है। छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ तक सब कुछ किसान पर डिपेंडेंट है। जो कपड़ा हम पहनते हैं, जो चीज हम एनीथिंग दैट वी ईट, एक्चुअली आपको पता ही है ना, ये कोई भी चीज हम इंजेस्ट करते हैं, खाना खाते हैं, वो भी डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। और ख़ास तौर पे इसकी पूरी डिटेल ये भी है कि इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि आपको पता ही है कि इस साल पाकिस्तान में क्या आफत आई है, जो सैलाब जिस लेवल का आया है उसने कितना इम्पैक्ट किया है हमारी एग्रीकल्चर को। और हम बचपन में माशरती उलूम की किताबें पढ़ते थे ना कि हमारी रीढ़ की हड्डी है ज़राअत, लेकिन रीढ़ की हड्डी के साथ आप देखिए कि किस तरह तवातुर के साथ खेत खलियान ज़बरदस्ती पुलिस के बलबूते पर छीन कर खरीद कर हाउसिंग सोसाइटियाँ और अर्बन डेवलपमेंट के नाम पर ये तमाम चीज़ें की जा रही हैं। ये तमाम चीज़ें अलग हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम यहाँ ये ज़रूर कह दें कि किसान की अज़मत, इम्पोर्टेंस और उसकी मेहनत का क्या आज की तारीख में हम कह सकते हैं कि जितनी वो मेहनत करता है उसे सिला मिलता है या नहीं मिलता? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। और बाय द वे ये सारी बातें तो हमने करनी है, लेकिन आपको बताएं कि इसी मुनासबत से फातिमा फर्टिलाइज़र 2019 से हर साल 18 दिसंबर को किसान डे मना रही है, और जिसका मकसद किसान की मेहनत और मुशक्क़त को सराहना है। बिल्कुल जो आप पूछ ही रहे थे कि क्या हम उनको वो ऑनर देते हैं कि नहीं देते, और इसका कौमी और माशरी किरदार जो है, माशी किरदार जो है उसको तस्लीम करना है। तो हैंस वी आर हेयर और हम किसानों को ऑनर करेंगे आज ऑन आवर शो। इसी भी हम बात करेंगे। ज्वाइन भी किया है किसी ने हर साल की तरह। राबेल सदोज़ई साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर मार्केटिंग है फातिमा फर्टिलाइजर्स की। राबेल, बड़ी अच्छी लगती है हमें आपसे गुफ्तगू करना हर मरतबा, और पर्टिकुलरली एक ऐसा इनिशिएटिव है जो ऐसा लग रहा है कि बाकी सब लोग तो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करते हैं, बट दिस सीम्स वेरी क्लोज टू योर हार्ट। किसान की मेहनत की बात हो, पर्टिकुलरली ख़वातीन किसानों की मेहनत के सिले की बात हो, उनकी एक्नॉलेजमेंट की बात हो, आप लोगों ने बहुत कुछ किया। प्लीज़ ज़रा हमें ओवरव्यू दीजिए गुज़श्ता 1 साल में की गई कारकर्दगी का। थैंक यू हुमायूं अब्दुल्ला एंड थैंक यू फॉर दी ओपनिंग। आप लोगों ने कुछ बिल्कुल सही और दुरुस्त ऑन पॉइंट बातें की हैं। बिल्कुल जैसे आपने कहा, एग्रीकल्चर रीढ़ की हड्डी है हमारे मुल्क की। हमारे मुल्क में 8.4 मिलियन फार्मर्स हैं जी, एंड वी कंट्रीब्यूट एज एग्रीकल्चर इंडस्ट्री 19% टू द GDP ऑफ पाकिस्तान। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 15,000 अरब रुपए पाकिस्तान की इकोनॉमी में सिर्फ एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन जब हम अपने किसान बहन भाइयों से बात करते हैं, उन्हें ये फील होता है कि जी वो सोसाइटी का हिस्सा नहीं है। उन्हें ये फील होता है कि वो जो अप्रिसिएशन, जो रिकग्निशन उनके हार्ड वर्क, उनके खून पसीने से मिलने चाहिए उन्हें, वो इन्हें नहीं मिलती। और इसी जस्तजू में जी हमने ये नेशनल मूवमेंट शुरू की है फ्रॉम 2019 ऑनवर्ड्स व्हेन वी लॉन्च द फर्स्ट किसान डे। टुडे अल्हम्दुलिल्लाह इज द 4th year and we are grateful for different stakeholders, for the government for recognizing this essential day and providing their appreciation to the Kisans. What is critically important this year is आपको पता ही है फ्लड्स की वजह से काफ़ी devastation आई हुई है, especially agriculture sector में। तो this year takes on a poignant sort of जहाँ हम उनकी हेल्प भी करना चाहते हैं, रिहेबिलिटेशन भी कराना चाहते हैं, लेकिन एक सेलिब्रेशन भी उनकी मुश्किलात जो पिछले 6 महीने की हुई हैं और आगे भी
So there are a number of things that we've done this year, and first and foremost, of course, rehabilitation of the farmers, flood relief aid. लेकिन हमारा एज अ कंपनी ख्याल ये है कि फार्मर की बेस्ट मदद वो है जहां हम उनको इस दफ़ा रबी की क्रॉप पे, वीट की क्रॉप पे उनकी यील्ड मैक्सिमाइज कर सकें, ताकि उनका आगे जो क्रॉप का हिस्सा है, जो साइकिल है, वो चलता रहे, एंड हेंस दे आर एबल टू हेल्प देम get back on their feet. राबिल, ये आइडिया आपका बहुत अच्छा है और ऑब्वियसली इस साल के तनाजुर में हर चीज़ देखी जाए तो डेफिनेटली मदद की ज़्यादा ज़रूरत है जितनी पहले होती होगी। हुकूमत की तरफ से भी सब्सिडीज़ की अनाउंसमेंट 1-2 महीने पहले आई थी, बिकॉज वी डू रियलाइज़ कि ये सॉइल भी हमारा इतना मुतासर हुआ है इन फ्लड्स की वजह से कि ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी, किसान को मदद भी ज़्यादा चाहिए होगी। अब आप जो कह रही हैं कि रबी क्रॉप के लिए उनकी यील्ड मज़ीद बढ़ाने के लिए आप लोग मदद करेंगे, एग्जैक्टली किस तरह, क्या सोचा है कि किस तरह मदद की जा सकती है इन मोस्ट इफेक्टिव मैनर? So in our company where we have the largest technical force, हमारी कंपनी ऑन ग्राउंड टेक्निकल उनकी सॉइल सैम्पलिंग कर रही है, वाटर सैम्पलिंग कर रही है, उन्हें एग्जैक्ट एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है कि कब क्या चीज़ काश्त करनी चाहिए, उसके क्या पानी कब लगना चाहिए, पेस्टिसाइड कब लगना चाहिए, फर्टिलाइजर कब लगना चाहिए, टू हेल्प देम अटेन दैट यील्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट, विद द कोलैबोरेशन ऑफ KPK गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट, पिछले 2-3 महीने में हमने 15 ह्यूज मेगा सेमिनार्स की हैं 3-4 हज़ार फार्मर्स के साथ, जहां पे हमने उनको गाइडेंस दी है कि जी आप अपने वीट क्रॉप पे क्या करें ताकि आपकी फसल आगे के महीनों में बहुत बेहतरीन आए और आपको जो यील्ड चाहिए एज अ मुल्क फॉर आवर फूड सिक्योरिटी ऑल्सो, वो हमें मुहैया हो सके। जी, उम्मीद तो हम यही करेंगे कि अगले साल जब हमारी फसल हो तो हमें गंदम इंपोर्ट करने की ज़रूरत ना पड़े और हम अपनी ज़रूरियात खुद ही पूरी कर सकें। राबेल, पिछली मरतबा आपने ख़वातीन किसानों के हवाले से बड़ी तफसील से बात की थी और ये बताया था कि आप लोग उनको उनकी उजरत मुकम्मल दिलाने के लिए बड़ी कैंपेनिंग भी कर रहे हैं, शऊर भी दे रहे हैं, आगाही भी दे रहे हैं, उसमें किस हद तक कामयाबी हुई? जी, thank you. That is a very important question and very close to my heart also. We feel as a nation, जब तक हमारी ख़वातीन हमारी शाना बशाना नहीं खड़ी होंगी, we will not be able to achieve our goals, as whether their country goals or their economic prosperity goals. हमने जी शुरू किया था अपनी जर्नी 2017 में, जहाँ राबिया सुल्तान एक बहुत प्रोमिनेंट फार्मर हैं, खातून फार्मर हैं, उनके लिए हमने एक TVC बनाया। She was the main protagonist. This created major ripples in the industry because कभी भी एक खातून फार्मर को दिखाया नहीं गया था। हमेशा खवातीन तो होती हैं, खाना लेकर आ रही हैं या हेल्प कर रही हैं अपने फार्मर हस्बैंड को या भाई को या बाप को, लेकिन एक मेन खातून प्रोटैगनिस्ट नहीं थी। तो and we got fantastic results from there. Awareness create हुई कि जी खातून भी फार्मर हो सकती है। साथ साथ में हमने एक वेब सीरीज लॉन्च की जिसके 2 मेजर जो पहले एपिसोड्स हैं, वो एक है नाज दरेजो। नाज दरेजो इज एक्चुअली अ फार्मर, अ फीमेल फार्मर फ्रॉम सिंध। जब वो 18 साल की थी तो उनको भाई को मार दिया था और उनके बाप को जेल डाल दिया था और ख़ानदान वालों ने आके उनकी ज़मीन को कब्जा करने की कोशिश की। सो 18 घंटे उन्होंने गन्स के साथ 18 साल की लड़की इन स्मॉल टाउन ऑफ नवाबशाह उनको फाइट ऑफ किया। दिस इज a fantastic story. It is our story. हमारी ज़मीन की कहानियाँ हैं ये, and this is what we brought to the world, and I think in fantastic image was created for Pakistan. Our third story is on Jugnu Mohsen, which is again she is a female farmer from Punjab, और उन्होंने बहुत नायाब सा कॉटन का पौधा विच इज खाकी देसन जिसे कहते हैं वो इंट्रोड्यूस कराया, जिससे खादी वाला कपड़ा बनता है। अगेन आवर ओन इंट्रिंसिक स्टोरी दैट वी गॉटन टू द वर्ल्ड। सो दिस इज फॉर द मीडिया एंगल, जहाँ पे हमने दुनिया को दिखाया कि जी फीमेल फार्मर्स इन पाकिस्तान। राबिल, थैंक यू सो मच, क्योंकि आपने जब भी हम आपसे बात करते हैं तो इट्स एन आई ओपनर, और खासतौर पे जिन का आपने जिक्र किया, the things that would perhaps, you're right, never come on the mainstream media अगर आप जैसे इंडस्ट्रीज और आप जैसे लोग उनको उजागर ना करें। Once again, thank you so much for being with us, राबेल, और बड़ी अच्छी तरह आप लोग ये किसान डे ऑनर भी कर रहे हैं। और पता है, ये बात तय कर लीजिए कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बगैर किसी भी मुल्क का आगे बढ़ना नामुमकिन है। बेशक, मतलब मेरा ख्याल है नॉट इन दिस इंडस्ट्री और रेवेन्यू,
हर जगह, एवरी एवेन्यू इन एवरी इंडस्ट्री। अच्छा जी, अब कुछ बातें जो कि हमें इतना कॉमन प्रैक्टिस ये नहीं होना चाहिए जितना ये होता है और हमें आपको बताना पड़ता है जी। कराची में कल फिर एक नौजवान जो है वो डकैती के दौरान लकमाए उजल बन गया और NED यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है ये, तालिब इल्म बिलाल इसका नाम है। इंजीनियरिंग ये कर रहा था और यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद करीबी होटल पर डकैतों ने लूट मार की और जो ये बिल्कुल जो होता है और इसकी CCTV फुटेज जो है ये सामने आ गई है, आप देख भी सकते हैं। ऑनेस्टली मैं जब देख ही रही थी ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे कि दिस इज सच अ कॉमन प्रैक्टिस, कुछ भी हो सकता है। आप लिटरली किसी दुकान पे आप एक सौदा लेने गए हो, एक स्टूडेंट के पास क्या होगा जो वो मांगने आ गए थे, जो लेने के लिए 3 गोलियां मार दें आप उस नौजवान को, उसके माँ बाप की ज़िंदगी ख़त्म कर दें, उसके बहन भाइयों को हमेशा के लिए एक सदमा दे जाएं, मतलब वो ख़ानदान आप शैटर कर दें। ख़ानदान का भी बता दें, मिडिल क्लास फैमिली, घर का सबसे छोटा लड़का, सबसे छोटा बेटा जो कि इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, मतलब क्या होगा इसके पास? ज़्यादा से ज़्यादा एक मोबाइल फ़ोन होगा, मतलब आप थिंकिंग कि इससे क्या उन्होंने ले जाना, मतलब अब आप तसव्वुर कीजिए कि एक बच्चा जवान करने में या एक इंसान को पालने पोसने में इंसानों की ज़िंदगियां और जवानियां ख़त्म हो जाती हैं। सो माँ बाप की कितनी सही कोशिश और मेहनत के बाद उनका बेटा NED यूनिवर्सिटी में पहुंचा, उन्होंने वहाँ उसका एडमिशन कराया। हज़ारों ख्वाब उस बच्चे के लिए पास अपने मुस्तकबिल के लिए तो थे ही, लेकिन उसके वालिदैन की कितनी उम्मीदें थीं। काशिफ मुश्ताक हमारे साथ। काशिफ, क्या हुआ एग्जैक्टली? CCTV भी हमें क्लियर करें। क्या ज़्यादा से ज़्यादा एक लैपटॉप या एक मोबाइल फ़ोन होगा इसके पास, वो चंद हज़ार रुपए होंगे? क्या लड़ाई लड़ाई क्या पड़ गई कि वो 3 गोलियां मार के चले गए इसको? जी देखिए, इंतहाई अफसोसनाक वाकया है और ये बिल्कुल NED यूनिवर्सिटी का जो मेन गेट है इसके सामने चाय के होटल पे जो ये स्टूडेंट अपने दोस्त के साथ बैठा था और देखा जा सकता है कि CCTV फुटेज में भी कि किस बेदर्दी से जो है इसे पहले इसे छीना गया और फिर जब मजामत हुई और उसके बाद इसको कत्ल कर दिया गया। 2 डकैत थे, ये दोनों के पास जो है वो पिस्टल मौजूद थे। पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि CCTV फुटेज जो है वो हासिल की गई है और इसके बाद कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ये वही रिवायती जुमले हैं जो हमेशा से कहते आ रहे हैं। आपको याद होगा कि चंद रोज कबल SSP की जानिब से जो है वो कहा गया था, एक बयान दिया गया था कि जो शहरी हैं वो मुजामत ना करें, चूंकि जो मुलजमान होते हैं वो नशे की हालत में होते हैं। तो आज ये बात हकीकत साबित हो रही है कि आप अगर कोई मोबाइल फोन छीनने आता है तो बिल्कुल मुजामत करने की जरूरत नहीं है। यही पूरा वाकया जो है वो बिलाल के साथ भी हुआ है। इसके पास सिर्फ एक मोबाइल फोन था जिसके छीनने के लिए जो है उसको कोशिश की गई है और उसके बाद इसने जरा मुजामत की और दोनों मुलजमान ने जो है उसे छीना चप्टी के दौरान फायरिंग की। हुकाम की तरफ से या शहरी हुकूमत की तरफ से कैसे हो सकती है कि जी हम तो नहीं रोक सकते इन क्रिमिनल्स को, तो अगर वो आपके पास आए तो अपनी जान खुद बचाएं और उनको चीजें दे दें? ये क्या मंतक है? मतलब ये शायद हम आपस में ड्राइंग रूम में बैठ के बात कर सकते हैं, वालिदैन भी तलकीन कर सकते हैं, पुलिस वाले तलकीन कैसे कर रहे हैं? तो ये इस किस्म की स्टेटमेंट्स देना तो नजर आ रहा है फिर तो ये जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं, इस किस्म की डकैतियां, ये तो बढ़ती जाएंगी। बिल्कुल ऐसा ही है। एक मजाक लगा जब ये स्टेटमेंट सामने आई और बाकायदा वीडियो बयान दिया गया SSP की जानिब से और ये कहा गया कि आप वक्ती तौर पर जो है वो जो भी चीज आपके पास मौजूद है फौरी आप जो है वो मुलजमान के हवाले कर दे। लेकिन इससे ये चीज साबित होती है कि पुलिस जो है वो मुलजमान तक नहीं पहुंच पा रही है, कार्रवाई नहीं की जा रही है। जब गुज़िश्ता रोज भी ये कार्रवाई हुई तो फौरी तौर पर 2 बयान जारी किए गए। नंबर 1 हमने CCTV फुटेज हासिल कर ली है, नंबर 2 हम इसका मुकदमा दर्ज कर लेंगे। ये रिवायती काम है, ये होते जा रहे हैं और इस तरह की वारदातों के बाद फौरी तौर पर मुकदमा भी दर्ज हो जाता है। इनकी शनाख्त हुई, एक CCTV फुटेज तो नहीं होगी, कहां से आ रहे हैं कहां से जा रहे हैं, सैकड़ों कैमरे होंगे जहां से पता लग सका, ये शनाख्त हो सकी ये इन मुल्जमान की कि नहीं बस अब रिवायती चल रहा है अब तक सब कुछ? जी बिल्कुल, मेरी SSP ईस्ट से बात हुई इस हवाले से, तो उनकी जानिब से कहा कि मुतादिद CCTV, चूंकि यूनिवर्सिटी रोड है तो मुतादिद CCTV फुटेज जो है वो हासिल कर ली गई है। ये गैंग जो है वो मुनज़्ज़म गैंग लग रहा है, जिस तरह से इन्होंने काफी सारे लोग बैठे हुए लेकिन धड़ल्ले से जो ये वारदात की और वारदात करने के बाद ये यहाँ से फरार हो रहे हैं। थैंक यू सो मच। मैं सिर्फ यहाँ सोच रही हूँ कि जो यूनिवर्सिटी के लड़के लड़कियाँ, लड़के खासतौर पर जवान खून है, वो क्यों नहीं लड़ेंगे? वो तो अपने ऊपर ले लेंगे ना कि आओ मैं रोकूं, ना लड़ें। लेकिन तो 16 दिसंबर
तारीख़ के बहुत सारे ऐसे ज़ख्म हैं जिनको हरा कर देता है। एक सुकूत ढाका का मामला और दूसरा सानेहा APS। सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल ऐसा दुख है कि 8 साल बाद भी इस पर बात करते हुए रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दहशतगर्दी, जुल्म और बर्बरियत और इंसानियत दुश्मनी का ये वाक़या 2014 में आपको याद होगा आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में पेश आया। दहशतगर्दों के हमलों में 114 बच्चे शहीद हुए और 144 एक्चुअली वही मैं कहती फिगर थोड़ा सा है। ये बड़ा ओवरवेल्म कर देता है जब भी हम एवरी ईयर दैट वी हैव टू टॉक अबाउट इट। जब ये वाक़या हुआ था तब भी आप तक इसके हक़ाइक़ पहुँचाना, आप तक इसको रिपोर्ट करना ज़िंदगी का सबसे मुश्किल काम था, अपने करियर का, जर्नलिस्टिक करियर का सबसे मुश्किल काम था। आई कैन टोटली रिलेट टू दैट। और एक शॉकिंग, एक सख्ते का आलम जो है ना वो पूरी कौम के ऊपर तारी हो गया था कि ये कैसे हो सकता है। और इसके बाद पूरी कौम ने फैसला किया कि दहशतगर्दों को जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा और इसमें बड़ी हद तक कामयाबी भी मिली। फॉर अ वाइल सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद सियासी और अस्करी क़यादत ने नेशनल एक्शन प्लान जो है वो तैयार किया और उस वक्त के वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने सानिया APS की बरसी पर भी नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल करने का अज़म दोहराया था। अब क्या हो रहा है इस पर तो हम मज़ीद बात करेंगे, लेकिन उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा था ये एक दफ़ा देख लें। सोए हमारे शहीद बच्चों, हम सब आज यहाँ आपको खराज अकीदत पेश करने के लिए आए हैं, आपको याद करने आए हैं। आप हमारे दिलों में हमेशा ज़िंदा रहोगे और आपसे मैं ये अहद भी करना चाहता हूँ कि हम आपके लहू के एक एक कतरे का हिसाब लेंगे और इंशाअल्लाह आपका लहू एक नए दरख्शां पाकिस्तान की पेशानी पर हमेशा चमकता रहेगा। But the tragedy is कि आने वाली हुकूमतें नेशनल एक्शन प्लान पर यकसू होकर काम न कर सकी। नतीजा ये है कि आज भी पेशावर में ताजरों को भत्ते की पर्चियाँ आ रही हैं और हम शैकल्स ऑफ स्लेवरी तोड़ने पर मुबारकबादें दे रहे थे और जश्न मना रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में ख़ास तौर पर पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारे दहशतगर्दों का हदफ हैं। आज के दिन अपने शहीद बच्चों को सबसे बेहतरीन खराज तहसीन पेश करने का एक यही तरीका हो सकता है कि नेशनल एक्शन प्लान पर पूरी तरह अमल हो ताकि दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी को मुल्क के किसी भी हिस्से में परवान चढ़ने का मौका ना मिल सके। ये इफरीत इससे बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई है। बड़ी कुर्बानियाँ हैं हमारे सिक्योरिटी इदारों की भी और हमारे शहरियों की भी। लेकिन हम ज़रूर देखना चाहते हैं कि इतने साल बाद भी क्या उस नेशनल एक्शन प्लान पे काम उस सीरियसनेस के साथ हुआ कि नहीं। और हमें मदद कर रहे हैं, आज बात करेंगे दिफाई तज्ज़ियाकार पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज़ आमिर राना साहब हमारे साथ हैं। आमिर राना साहब, सवाल तो खैर बहुत से हैं। सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद मुल्क की फ़ौजी और अस्करी क़यादत यकजा हुई, नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया। मुख्तसर बताएं कि क्या आपको अपने 6 सालों में इस प्लान पर संजीदगी से अमल नज़र आया कि नहीं? देखिए, इसके कुछ नुकात पर तो बड़ी तेज़ी से इम्प्लीमेंटेशन हुई थी और उसमें फाटा का जो में रिफॉर्म्स थी उसकी मेन स्ट्रीमिंग थी। और अगर आप केन के अंदर हो तो TTP का जो बड़ा मुतालबा मुज़ाकरात में भी रहा है वो इसी की रिवर्सल है कि उसको जो मर्जर है उसको ख़त्म किया जाए। इसका मतलब है कि बड़ी अहम पेशरफ थी कि अभी भी जो है एक मिलिटेंट ग्रुप के लिए एक बड़ा मुतालबा है मुज़ाकरात के अंदर। बलूचिस्तान के अंदर रिकन्सिलिएशन की बात थी वो नहीं हो सकी। एक 3 नुकात मेरे ख्याल में इसके अंदर बड़े अहम थे कि पाकिस्तान में जो कालादम तंजीमें हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की बात की गई थी, उसमें फाइनेंशियल टेररिज्म की बात की गई थी और साइबर लॉज की बात की गई थी। ये 3 एरियाज़ हैं जहाँ पे हमें कुछ उसके ऊपर प्रोग्रेस नज़र आई और इसके अंदर ऑपरेशन रद्दुल फसाद जब हुआ उसकी कुछ कंट्रीब्यूशन है, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो इसको हम कह सकते हैं कि पार्शली इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हुआ और इसके जो बड़े नुकात थे ख़ास तौर के ऊपर इंसदाद इंतहा पसंदी और कराची में रिफॉर्म्स के हवाले से था, हेट स्पीच को रोकने की इसमें बात थी, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के हकूक़ की बात थी और ये जो नुकात हैं इनके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। और जो नया नायब आया है जो पिछले साल
पिछली हुकूमत ने इंट्रोड्यूस करवाया था वो 14 नुकात तक महदूद हो गया और उसका फोकस भी इंटरनल से ज़्यादा अब वो एक्सटर्नल थ्रेट की तरफ हो गया। अच्छा ये बताइएगा आमिर साहब के 2014 में हालात मुश्किल थे लेकिन वो पॉलिटिकल पोलराइजेशन नहीं थी, ऑल्दो उस वक्त भी धरने वरने चल रहे थे, आपको पता है, बट नथिंग लाइक व्हाट इट इज टुडे। लेकिन उस वक्त हमें लगता था कि इससे ज़्यादा कभी नहीं हो सकता, लेकिन अब तो एक और ही डायरेक्शन है हम सबकी। क्या पॉसिबल है कि हम किसी एक इशू पर बैठ सकें, इकट्ठे बात कर सकें, मुखालिफ सियासतदान एक दूसरे की शक्ल बर्दाश्त कर सकें, क्योंकि ये इश्यूज तो मिलकर ही हल होते हैं, और खासतौर पे नेशनल एक्शन प्लान की जहां बात हो रही है, सबको यकजा होना पड़ेगा इन इश्यूज के लिए। जी देखिए, बिल्कुल आम सवाल है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक सियासी बहरान है, लेकिन ये तो एक ऑलरेडी एक कंसेंसस हमारा प्लान था, तो इसके ऊपर अब ब्यूरोक्रेटिक जो है इम्प्लीमेंटेशन वो बाकी है, उसके अंदर प्रॉब्लम है। जैसे नेक्टा है उसकी इसकी प्राइमरी जिम्मेदारी होनी चाहिए थी इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए, लेकिन जब उसको नेशनल एक्शन प्लान को रिवाइज किया गया तो उसके लिए अलहदा से उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो है एक इदारा बना दिया गया। मसला ये है कि हर इनिशिएटिव के लिए हम मुतवाज़ी इदारे बनाए जाते हैं जो गवर्नमेंट के ऊपर बोझ बनते हैं और उनकी कारकर्दगी सिफर होती है। जब उनसे एहतसाब की बात आती है, अकाउंटेबिलिटी की, ट्रांसपेरेंसी की बात होती है, तो वो वहाँ से एक तजवीज़ आ जाती है कि एक और उसके मुसावी इदारा बना दिया जाए। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये जो भी ओवरलैप्स हैं उनको ख़त्म किया जाए और जिस इदारे के ज़िम्मे जो उसकी ड्यूटी है तो वो अगर अपनी ड्यूटी को पूरा करें तो अभी भी इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन मुमकिन है, क्योंकि इसके लिए बजट ऑलरेडी एलोकेटेड है, लोग इसके लिए ऑलरेडी डेडिकेटेड हैं, एक इदारा पूरा मौजूद है, तो वो फिर क्यों काम नहीं कर रहा। लेकिन वो एक विल होनी चाहिए ना, बाकी सारी चीज़ें एलोकेटेड हों भी तो वो एक कलेक्टिव विल हो कि हम आगे कुछ करें। क्योंकि आमिर राना साहब, इसी मामले से बराह रास्त जुड़ा इशू ये है कि इस वक्त भी मुल्क को अमन व अमान के सीरियस चैलेंजेस हैं। अगर आप अपने लेफ्ट राइट हम लोग देखें तो इंडिया साजिशें बंद नहीं कर रहा, अफगानिस्तान की तरफ से भी अच्छी खबरें ऑब्वियसली कभी भी नहीं मिल रही होती, तो क्या फौरी तौर पर किसी ऑपरेशन के ऑप्शन पर सोचना पड़ेगा या आपको लगता है कि अभी ये वक्त नहीं आया? देखिए, टीटीपी के खिलाफ और दीगर शिदत पसंद गिरोहों के खिलाफ, वो बलोचिस्तान में हो या ट्राइबल अजला के अंदर हो, वहाँ पे तो ऑपरेशन वक्तन फ़वक्तन चलते रहते हैं। उनका स्केल बिल्कुल डिफरेंट होता है, फुल फ्लेज ऑपरेशन नहीं होते, वो ज़रूरत के मुताबिक जो है वो चलते रहते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है इस वक्त वो यही कि जो टीटीपी का थ्रेट है वो एक उसकी पॉलिटिकल डायमेंशन हैं, उनके ताल्लुकात अफ़गान तालिबान के साथ हैं, उनको वहाँ से सपोर्ट है, इसका मतलब है कि सियासी और एक सफारती मसला भी है। इसके हल के लिए जो नेक्टा जैसे इदारे हैं उनको कुछ तजावीज़ देनी चाहिए थी, वो पार्लियामेंट में ज़ेर बहस आनी चाहिए थी, लेकिन सिवाय कुछ एक दो उनकी असेसमेंट जो शेयर की गई हैं इनके पिछले बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में, कोई भी कंक्रीट किस्म की तजावीज़ सामने नहीं आई। आपने बिल्कुल दुरुस्त जिक्र किया, भारत की तरफ से जो ख़तरात पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी में हैं उसके लिए तो बिल्कुल ही काम नहीं हुआ। कोई एक्सरसाइज बड़ी एक्सटेंसिव पाकिस्तान के अंदर नहीं हुई। तो अब इसके लिए तो यही है कि जो पार्लियामेंट जितनी भी बची कुची है उसके अंदर इन मसलों को लाया जाए, डिस्कस किया जाए और इन इदारों की रहनुमाई की जाए कि कैसे आगे बढ़ना है कंसेंसस के साथ। थैंक यू आपका। लेकिन हम तो थोड़ा सा पाक इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज, अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो हम तो बिल्कुल ही उल्टी तरफ ही चले गए, क्योंकि हमने तो निगोशिएशंस भी आपको पता है कि तालिबान के साथ स्टार्ट कर दी, तो हम तो ऑलमोस्ट हमने जाना कहीं राइट था, हम लेफ्ट की तरफ मुड़ गए। इसलिए वो सीरियसनेस जो हम नेशनल एक्शन प्लान में, स्पेशली आफ्टर व्हाट हैपेंड, मतलब ये सानेहा कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये तो वही हम दोबारा से जब हम सोचते हैं इसके बारे में तो हमें ये भी याद आ जाता है कि जब ये हमें खबर मिली थी तो हम कहाँ थे। इट वाज अ लाइफ चेंजिंग काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस ज़्यादातर लोगों के लिए, और इसलिए उसके बाद उस लेवल की सीरियसनेस हमने नहीं देखी। इतनी दफ़ा ये आजमा के दोबारा से अगर एक नई शुरुआत करना चाह रहे थे तो हालिया वाक़यात देख लीजिए कि क्या सिला मिल रहा है हमें उसका। एग्जैक्टली, मतलब वो तो चीज़ें वरना सामने ही है, इतने साल गुजर के बीच में कुछ तो गेंस हमने किए होते और छोटे मोटे शायद किए भी हों, बट वी आर बैक एट इट। जो पाक अफगान सरहद पर इस वक्त हालात हैं, क्या समर मिला हमें इतनी टॉलरेंस का,
इतने सब्र का, इतनी सपोर्ट का जो हमने ओवर द ईयर्स अफगानिस्तान और पर्टिकुलरली अफगान अवाम को फराहम की है। और ख़ास तौर पे वो इंटॉलरेंस का लेवल अब अवामी साइड से भी हमें नज़र आना स्टार्ट हो गया अफगानिस्तान में। आपको पता है कि क्रिकेट मैचेस हो या कुछ भी हो, सारा ब्लेम हम ही को दिया जाता है फॉर व्हाट इज़ हैपनिंग इन अफगानिस्तान। ये हमने इतने सालों में देख लिया, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस नेशनल एक्शन प्लान का कोई फायदा हुआ या फिर कुछ भी हमने हासिल किया या फिर उस ट्रेजेडी ये है ना कि जो कुछ भी अफगानिस्तान में होता है वो फिर अफगानिस्तान तक महदूद नहीं रहता, वो पाकिस्तान में आता ही आता है, वो पाकिस्तान में आना ही होता है। सो हम क्या करें कि हम मजबूर भी हैं, हम साथ बैठे हुए हैं, वो हमारे साथ बैठे हुए हैं, और क्या हम ये तवक्को रखें कि दोनों हमसाए जो हैं वो बुर्दबारी का मुजाहरा करके एक दूसरे को बर्दाश्त करके अपने डिफरेंसेस को अलग करके आगे चलेंगे? क्योंकि पाकिस्तान तो ये कोशिशें 20 दफ़ा कर चुका है, लेकिन अब जो सूरत हाल बनी है, जो लेटेस्ट है, जो बिल्कुल लेटेस्ट है, वो भी आपके सामने है। अच्छा जी, ये टॉपिक ही ऐसा है कि इस किस्म की चीज़ें जो हैं ये बीच में आ जाती हैं और हम एक दफ़ा फिर रिविजिट करते हैं कि खुदारा इसको सीरियसली लिया जाए, एंड इफ़ देयर वाज अ प्लान लेट इट बी इम्प्लीमेंटेड इन इट्स फुल फॉर्म। मूड को थोड़ा सा इसलिए चेंज करेंगे क्योंकि और भी बहुत कुछ हो रहा है, जैसे कि आप आज से प्रैक्टिस सेशन शुरू करेंगी दोनों टीमें कराची में। दैट इज वेरी ट्रू। और पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान कल से कराची में टेस्ट सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच शुरू होगा, और पाकिस्तान का बस वाइट वॉश ना हो, हमारी दुआ नहीं ना कहा करें ना, हमारी दुआ ये है कि हम कुछ बचत कर लें, इससे बचना पड़ेगा। और हमारी बाबर 11 के लिए बड़ा इम्तिहान हो सकता है ये। पिंडी और मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान टीम जीत के बहुत करीब जाकर, आपको पता है, ये जीत नहीं पाई थी, और क्रिकेट पंडित पाकिस्तान टीम की नाकामी और इंग्लैंड की कामयाबी को माइंड सेट का नतीजा करार दे रहे हैं, और इंग्लैंड टीम की जारहाना हिकमत अमली और पाकिस्तान टीम की पूरी तवज्जो बस मैच बचाने पर। मतलब उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया है कि वो बड़ा एग्रेसिव आ रहे थे, वो चढ़ के आ रहे थे, जैसे शोएब अख्तर कहते हैं ना, चढ़ के आ जरा। सो ठीक है, और हम जो है जरा बच के चल रहे थे। डिफेंसिव होते हैं वैसे। जो प्लान बनाया जाता रहा है, ऐसा लगा कि उस पर भी मुकम्मल अमल नहीं हो सका, और ख़ुद खिलाड़ी भी इसका एतराफ़ करते रहे हैं। वैसे कुछ चेंजेस का जिक्र हो रहा था, तो चेंजेस देन वी शुड बी बोल्ड इनफ कि हम भी अपनी टीम्स में चेंजेस करें, बिकॉज वी हैव ऑल्सो सीन अ लॉट ऑफ कैप्टन्स फ्रॉम द पास्ट लीव, क्योंकि उनको भी अपनी परफॉर्मेंस लगता था कप्तानी की वजह से उनकी परफॉर्मेंस इफेक्ट हो रही है। विराट कोहली को आप देख लें, केन विलियमसन, खैर बहुत से ऐसे तो मतलब एग्जांपल्स हम दे सकते हैं। बट एनीवे, पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख में कमजोर से कमजोर टीम को भी होम टेस्ट सीरीज में आज तक एक्चुअली वाइट वॉश का सामना नहीं करना, हम उधर ही फंसे हुए हैं, बस वाइट वॉश नहीं होने देना। तो बेसिकली हम 3-0 होने वाले थे, अब हम चाहते हैं हमको 2-1 तो कर लेना, कुछ इस किस्म का ही आपका प्लान है ना, दुआ है ना, यही बच सकता है और क्या, एक ही मैच बचा है इस 3 मैचों की सीरीज का। साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक हमारे साथ मौजूद है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम रज़ाक भाई, कैसे हैं? ठीक है आप? खैरियत से बताइएगा। कल से अब पाक इंग्लैंड सीरीज का आखिरी टेस्ट शुरू होने वाला है, बताया गया है कि यहाँ की पिच पिंडी जैसी नहीं होगी, वैसे मुल्तान में भी ये अब मुल्तान जैसी भी नहीं होगी, या फिर मुल्तान जैसी होगी नहीं, बट वैसे अच्छा आप बताएं कि पाकिस्तान जो मुल्तान जैसी होगी, पिंडी जैसी नहीं होगी, जो भी पिच है पाकिस्तान को फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये सवाल है। नहीं देखिए, जो होम एडवांटेज लेना चाहिए था वो हमें मिला नहीं, और जिस तरह की पिचेस हम बनाना चाहते थे वैसी पिचेस बनी नहीं है। पर ये कब पिच का मैं नहीं समझता कोई इतना अमल दखल है। अब ये कि मेंटली आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, आपकी विल पावर को उठाना पड़ेगा और अग्रेसिव खेलना पड़ेगा। और ये जो टेस्ट क्रिकेट हो रही है, इंग्लैंड ने बता दी है कि वो सिर्फ एक प्लान करके आए गए थे, उन्होंने अटैक करना है और डोमिनेट करना है, तो वो उसी पे कामयाब हुए। तो पाकिस्तान को भी ऐसे ही क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। अच्छा चलें, हम वी वर ट्राइंग टू पिन इट ऑल ऑन द पिच, लेकिन ऑनेस्टली ये माइंडसेट की बात है और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वी हैव टू बी स्ट्रॉन्गर। ये बताएं कि पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है बहुत से मसलों में वो फास्ट बॉलर्स की कमी है, तो इसका तो ऑब्वियसली कोई फौरी हल नहीं हो सकता, इसलिए हमें भरोसा करना पड़ेगा अपने स्पिनर्स पर। और अबरार को हमने देखा कि उन्होंने रिकॉर्ड बनाए अपने डेब्यू पे, तो क्या कहा जाता वैसे ये है कि स्पिनर्स, या अगर आप मिस्ट्री स्पिनर का भी बड़ा जिक्र हो रहा है, तो एक मैच के बाद खेलना आसान हो जाता है, ऐसा है तो अबरार से मुल्तान जैसी परफॉर्मेंस की तवक्को हम रख सकते हैं कि मतलब वो तो अब, या फिर अब तक डिसाइफर कर चुके होंगे ये लोग अबरार की वीडियोस देख देख के कैसे हैंडल करना है, टैकल करना है।
नहीं, डेफिनेटली देखें, ये जो इंटरनेशनल क्रिकेट है, ये जब आपका डेब्यू होता है, जब नए आते हैं, तो या तो आप अच्छा परफॉर्म करते हैं या फिर आप परफॉर्म नहीं करते और फिर उसके बाद आप सीख के दोबारा वापस आते हैं। और ये जो क्रिकेट है, मैं समझता हूँ कि अबरार के लिए और टफ हो जाएगी, क्योंकि अब वो उसको रीड भी करेंगे, उसको इजी नहीं लेंगे और उसको एक अच्छा स्पिनर समझ के खेलेंगे। तो जब अच्छा स्पिनर समझ के खेलते हैं बैट्समैन, तो वो सर्वाइवल भी करते हैं और विकेटें जो है वो कम देते हैं। तो अबरार को और ज़रा एग्रेशन शो करना पड़ेगा। अब अपनी विल पावर को उठा के, जिस तरह से मुल्तान में परफॉर्म किया है, इस टेस्ट मैच में अगर वो परफॉर्म करते हैं तो मैं समझता हूँ फिर पूरे वर्ल्ड में अबरार का नाम जो है ना वो अच्छा लिया जाएगा। अच्छा अब्दुल रज़ाक, पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों में जो वाज़े फ़र्क नज़र आया वो अप्रोच का था। बड़ी दफ़ा बड़े लोग ये बात कर चुके हैं, मैनेजमेंट से ज़्यादा कप्तान का कसूर क्या बनता है आपके ख्याल में? क्या कप्तान की सोच बदलने की कोशिश करनी चाहिए या कप्तान बदलने? I don't want to say that, but I'm not. We have to be realistic about it. बताएं आप। नहीं, देखें, ये मैं समझता हूँ ये क्रिकेट बोर्ड के मैनेजमेंट के फैसले हैं और वो बेहतर तरीके से कर सकते हैं। पर अगर हमारी राय लेते हैं तो ये हर प्लेयर को अपना पता होता है कि वो कप्तानी कर सकता है कि नहीं कर सकता, वो टीम को लीड कर सकता है कि नहीं कर सकता, वो आया पूरे जितने की टीम होती है, 16 की टीम होती है, उसको लेके चल सकता है कि नहीं चल सकता। कप्तान का सबसे बड़ा जो अहम जो रोल वो होता है, वो सबको एक जैसा समझना होता है। तो ये सोच जो है, मैं समझता हूँ कि इसको बदलने की ज़रूरत है। फिर नेचुरली ब्लेसिंग होती है, मोमेंटम बनता है। तो अगर कप्तान की सोच ऐसी होगी, वो हर प्लेयर को हर प्लेयर के लिए अच्छा सोचे, तो वो टीम पे इफेक्ट करती है, वो परफॉर्मेंस भी टीम में देती है। जैसे अभी बेन स्टोक्स को आपने देखा है, वो किस तरह हंस रहा था, मिक्सअप हो रहा था, यूटिलाइजेशन में कितना अच्छा कर रहा था, इवन कि उसने खुद बॉलिंग नहीं कर रहा था। हालांकि एज ए कैप्टन हर बंदा चाहता है कि जी मैं कैमरे पे आऊँ, तो उसकी इंटेंशन ये नहीं थी। उसकी इंटेंशन ये थी कि उसने अपने बॉलरों को यूज करना है और अपनी कंट्री को फतह दिलवानी है। तो ये सोच जो है ना कप्तान की होनी चाहिए। लेट्स सी क्या होता है। बाय द वे, कल भी प्रैक्टिस की है लड़कों ने और आज भी प्रैक्टिस सेशंस होंगी दोनों टीमों के। अच्छा, कल बाय द वे आई हैपन टू गो टू द होटल जहां ये सारे प्लेयर्स जो है ना हमारे इंग्लिश, ये बार्मी आर्मी भी मिली आपको? बार्मी आर्मी के भी बड़े लोग थे और मैं तो खैर किसी और वजह से गई हुई थी और ना ही उन पे कोई कमेंट मैंने करना है। हमारे 5 स्टार होटल्स की जो हालत है ना, आई एम सॉरी टू से, अब वो लिटरली 1.5 स्टार उनको मिलना चाहिए। दे आर एम्बैरेसिंगली इन अ बैड स्टेट, क्योंकि गलती से मुझे मैं तो अपनी सहेली को पिक करने गई थी और मुझे वॉशरूम जाना पड़ गया। अब्दुल्ला, मैं आपको बता नहीं सकती कि वहाँ क्या सिचुएशन थी। एंड दीज आर टॉप होटल्स जहाँ बाहर की ये टीमें और जो भी डिग्नेटरीज आते हैं। मुझे तो उस होटल का वॉशरूम बड़ा पसंद है, वो लॉबी वाला। कौन सा वाला? वो लॉबी वाला ग्रीन ऑनिक्स मार्बल बैकलिट लगा हुआ है उसमें। जी, पानी भी बह रहा था, लीकेज सिचुएशन चली हुई थी। इट वाज रियली इन अ बैड स्टेट। इससे ज्यादा हम, दैट्स टू मच इंफॉर्मेशन अबाउट अ बाथरूम। वी नीड टू रियली अपग्रेड आवर होटल्स। तो मैंने सोचा ये भी यहाँ कह दें। खबर आई थी, आपको याद ही होगा कि पिछले कुछ दिनों में कि पिछले 1 साल की अगर हम बात कर रहे हैं तो कि किस लेवल का ब्रेन ड्रेन जो है, हाईली स्किल्ड एंड एजुकेटेड पाकिस्तानीज हैव लेफ्ट द कंट्री। अब आप जरा ये सोचें सिर्फ 1 साल के अरसे में 7 लाख 7.5 लाख, हाँ 7.5 लाख ऑलमोस्ट। दीज आर द पीपल दैट वी नीड कि वो इधर रहें। लेकिन क्या वजूहात हैं कि इधर कोई काम नहीं कर सकता या काम नहीं हो अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है ना, रह के भी क्या करेंगे? यू डोंट सी, प्रेजेंट ही नहीं नजर आ रहा, तो आपने फ्यूचर क्या देखना है? एक डॉक्टर जो MBBS अभी करता है, हाउस जॉब करता है, आपको पता ही है, मतलब डॉक्टर बेचारे हमारे गंजे हो जाते हैं बच्चे पढ़ पढ़ के। उसको सरकारी तो छोड़े, प्राइवेट अस्पताल में भी 12-12 घंटे की ड्यूटी और कॉल्स इसके अलावा हैं। हर 4 दिन बाद या 3 दिन बाद उसने 24 घंटे के लिए अस्पताल में रहना है। महीने के आखिर में उसे 55,000 50,000 रुपए थमा दिए। जिसने कितने पैसे दे के, सबसे पहले तो उसने डिग्री हासिल की है और ये 55,000 वगैरह जो आप बात कर रहे हैं, ये भी बहुत अरसे तक मिलता नहीं है। मतलब देयर इज़ अ वेरी नॉमिनल एक अमाउंट है वो मिलता है और उसके बाद व्हेन यू ग्रेजुएट तो इस पे आते हैं। खैर, इससे हम कनेक्ट कर रहे हैं एक और बात, जो कि हमारे स्टूडेंट्स हैं। आपको पता है कि जो स्कॉलरशिप्स वगैरह पे बाहर पढ़ने जाते हैं, अब डॉलर की मुसलसल बढ़ती किल्लत ने ऑब्वियसली बैरून मुल्क ज़ेर तालीम जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत बड़ी और यूनिक किस्म की एक मुश्किल जो है वो खड़ी कर दी है। आपको पता है कि हुकूमत ने बैरून मुल्क जाने वालों को सालाना $30,000 तक महदूद कर दिया है।
अब 18 साल से ज़ायद उम्र के जो नौजवान हैं वो 30,000 और उससे कम उम्र अफराद सिर्फ $15,000 बाहर ले जा सकते हैं। और इस पाबंदी लगने की वजह से आपको पता है कि बाहर की डिग्री स्कूलिंग में ये पैसे इज नथिंग, इससे तो कहीं ज़्यादा लगते हैं। तो ये कैसे हल होगा मामला और आगे किस तरह से मामलात मैनेज किए जाएंगे? हमारे साथ करियर काउंसलर एजुकेशनिस्ट सैयद आबदी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आबदी साहब, गुड टू हैव यू ओवर इन द स्टूडियो कराची। आप ये बताइए हमें कि जो शराइत हैं और डॉलर की कमी एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उनको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, और जो यहाँ से अब एनरोल होकर जाने लगे हैं वो क्या करेंगे? देखिए, बिल्कुल आप लोगों ने सही कहा है। इस वक्त जो सिचुएशन है उसके तहत माइंड ब्लॉगिंग की बड़ी सख्त ज़रूरत है उन बच्चों को या उन पेरेंट्स को खुसूसन जो कि प्लान कर रहे हैं। डिस्पाइट द फैक्ट के जो स्कॉलरशिप्स आपको पता ही हैं जो होती हैं वो बहुत ही हाई मेरिट पर चली महदूद होती हैं और बहुत हाई मेरिट के ऊपर चली गई हैं। तो आम बच्चा जो है उसके लिए क्या मौक़े हैं, इसको डिस्कस करने से पहले ज़रा सा पीछे जाके आपकी बात से कनेक्ट करना चाहूँगा कि जो आप बात कर रहे हैं ब्रेन ड्रेन की और उसको देखिए, उसका वे फॉरवर्ड इन्होंने कभी भी नहीं सोचा। दुनिया में अब यूरोप, अमेरिका, कनाडा खुसूसन, they have gone towards cooperative degrees, they have changed their paradigm, they've changed their structure of degrees। कोई भी डिग्री अब ऐसी नहीं रही जिसके अंदर थोड़ी बहुत इंटर्नशिप ना बिल्ट इन की गई हो। अमेरिका, कनाडा के अंदर तो कहलाती वो कोऑपरेटिव डिग्री है जहाँ पर बच्चे जा करके कुछ एक साल अपना इंटर्नशिप करेंगे फिर वापस आएंगे। मतलब एक्सपीरियंस करना जरूरी है, एक्सपीरियंस से जी बिल्कुल। और उससे दो तीन चीज़ें होती हैं। उस वर्क प्लेस पर आपके कनेक्शंस बनते हैं, आप टेस्ट होते हैं, आपके पास एक कॉन्फिडेंस आता है, आप अपने कनेक्शंस बनाते हैं, एंड देन व्हेन यू कम बैक टू योर classroom you are much more wiser in terms of understanding। प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में अब when we graduated internship was a part of our degree। बहुत एक्सटेंसिव नहीं थी लेकिन 1 महीने 1.5 महीने की थी बस। इसी को बढ़ाने वाली बात है अब्दुल्ला कि वी हैव टू सी हमारा इंडस्ट्री और वर्क प्लेस से एकेडमिया का कनेक्शन नहीं है भी तो बहुत ही माइनर सा है जहाँ पर बड़ी सख्त ज़रूरत है काम करने की। फिर उसको देखते हुए कि आप कह रहे थे कि हमारे स्किल्ड वर्कर्स जो भी स्किल्ड के लोग हैं जिस तरह के भी हैं वो बाहर चले जाते हैं। दुनिया ने फिर इसी तरह देखा कि ऐसे मुल्क की तरफ देखा जाए यहाँ पर कुछ टैलेंट की कमी है पाकिस्तान के अंदर, एक से एक टैलेंट है वर्क प्लेस लेवल के ऊपर। बात तो यही है ना, वो टैलेंट फिर बाहर चला जाता है, उनको ज़्यादा यूटिलाइजेशन जो है उनकी वो बाहर होती है, इधर होती नहीं। तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी पड़ेंगी। आप डॉक्टर्स को हाउस जॉब नहीं दे पाते, आप ये चीज़ें आपको क्रिएट करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि जो लोग बाहर पढ़ने गए वो कभी वापस नहीं आए। बड़े बड़े एकेडमिक्स हैं जो यहाँ वापस आके, जिन्होंने लम्स की तरफ से बाहर गए, वापस आके यहीं वाइस चांसलर बने। आपके सामने मिसालें हैं, लोग काम करते रहे हैं, वापस आते रहे हैं। लेकिन हम तो PhD को भी बुला के आप सब कितनी तनख्वाह देते हैं जब डॉक्टरेट करके आता है? 1 सवा लाख रुपए तनख्वाह देते हैं। अगर आप उनको हम वो नहीं करेंगे, ख्याल नहीं करेंगे, उनको हम हार्वेस्ट नहीं करेंगे, they are the researchers। वैसे ये क्योंकि ये PhD वाली आपने बड़ी अच्छी बात की है, जस्ट फॉर क्लैरिटी सेक और व्यूअर हमें देख रहे हैं, उस पर कितना खर्चा होता है एक PhD स्टूडेंट पे? It could be anywhere between 120 million to 130 million। 1 से 1.5 करोड़ रुपए के 1 से 1.5 करोड़ पर स्टूडेंट अगर PhD के लिए दिया भी जा रहा है तो वापस आके उसको क्या मिल रहा है? मैं वही आपसे कह रहा हूँ। और उसमें देखिए, जो सेल्फ फंडिंग जाते हैं वो तो बेचारे गए ही गए, लेकिन जो गवर्नमेंट का पैसा जा रहा है, गवर्नमेंट के पैसों पे जा रहे हैं। बिल्कुल। और अब ये तो मैं बात कर रहा हूँ आपसे स्टैंडर्ड डॉलर की। जब स्टैंडर्ड डॉलर हुआ करता था, 200 से नीचे की बात कर रहा हूँ या 100 की बात कर रहा हूँ, अब तो वी जस्ट कांट कैलकुलेट कि किस कदर फॉरेन एक्सचेंज। अच्छा आदिल साहब, जो लोग नहीं पढ़ा सकते, अपर मिडिल क्लास की हम बात कर लें, प्राइवेटली बच्चों को बरतानिया में या अमेरिका में, क्या न्यू मार्केट्स हैं उनके लिए? मलेशिया काफ़ी अरसे से बच्चे जाते हैं पढ़ने, टर्की जाते हैं, यही हैं या और भी कुछ इजाफा हुआ है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं आपको ये बताऊं कि पोस्ट ग्रेजुएट के अंदर दुनिया में एक इतना बड़ा लैंडस्केप आपके पास अवेलेबल है जिसे जर्मनी कहते हैं। कहीं का भी बच्चा हो वो पैसे ही नहीं लेते। दिस इज द ओनली कंट्री विच डज नॉट चार्ज फॉर एनी एजुकेशन एट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। और अंडर ग्रेजुएट का जो मसला है वो भी नहीं लेते।
अंडर ग्रेजुएट की जो मेन जो मुश्किलात साउथ एशियन बच्चों को ज़्यादा आती हैं वो जर्मन लैंग्वेज की आती हैं। नेचुरली वहाँ पर आपको लैंग्वेज इस तरह से पढ़ना, अब्दुल्ला के आदमी जाके काम कर ले या अपने मैसेज को कन्वे कर दे वो और होता है, क्लासरूम में 4 साल बैठ के जर्मन में इम्तिहान देना वो और होता है। सो यू नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ प्रोफिशिएंसी इन जर्मन लैंग्वेज। सो अंडरग्रेड में लैंग्वेज जरूरी है, पोस्ट में नहीं है? पोस्ट में जर्मन्स को भी अंग्रेजी में पढ़ना पड़ता है। अच्छा, तो फिर तो बेस्ट है कि पोस्ट में आप चले। बिल्कुल, एंड दैट इज द लार्जेस्ट लैंडस्केप that is available in the world at this moment in time besides other countries। लेकिन जर्मनी में तो आपको दरख्वास्त भरनी है और अगर आपका मुनासिब CGPA है और आपने आइट्स दिया हुआ है, यू क्वालिफाई, एडमिट हुए, फिर आपको कुछ नहीं करना सिवाय अपना दाल पानी आपने अपना अरेंज करना है। जो भी जितने में भी आप रहना चाहते हो, आप जिस यूनिवर्सिटी में, छोटी गाँव में चले जाएँ, वहाँ और ख़र्चा, अगर लिविंग एक्सपेंस कम होगा। एंड वंस यू ग्रेजुएट आपको मार्केट छोड़ती नहीं वहाँ की, तभी तो बच्चे वापस फिर नहीं आते। तो एक तो ये है। उसके अलावा आपने बिल्कुल सही फरमाया, देखिए चाइना के अंदर बच्चे जा रहे हैं और चाइना के अंदर बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। सो इज़ मलेशिया, सो इज़ टर्की के अंदर बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर बच्चे यूरोपियन मुल्क जो हैं वहाँ जा रहे हैं। ईस्टर्न यूरोपियन में मैं सिर्फ कुछ कंट्रीज़ को जिसमें पहले प्रॉब्लम्स हुए, आपको पता है हमारे बच्चे फंस गए जाके, उस बेल्ट को छोड़कर जो बाकी बेल्ट है उसके अंदर जाएं। हंगरी है, रोमानिया है, वो कंट्रीज ऐसी हैं जहां जरा कम। अब यूरो तो वहां भी है, रोमानिया से तो बल्कि मेडिकल डिग्रीज भी हमारे बहुत, चाइना से भी आ रही हैं, चाइना से आ रही हैं। मलेशिया इज़ अनदर वेरी गुड। और दूसरी मैं आपको बताऊं कि अभी तक जो दूसरा TNE का हब बना वो मिडल ईस्ट है, लेकिन वहाँ भी अब आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने जो है ना वो रेस करना शुरू कर दिए। लेकिन हमें चाहिए ना, हम उनसे बात करें, उन कंट्रीज से बात करें। सऊदीया के पास बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे बड़ी इंग्लिश में तालीम दी जाती है, उनसे बात की जाए तो वी कैन हैव वे फॉरवर्ड्स अब्दुल्ला आगे बढ़ने के लिए, टू स्टॉप दैट ब्रेन ड्रेन। बहुत कुछ हो सकता है। थैंक यू आपने साहब, ये बड़े आई ओपनिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके भी। ही हमारे पास आना चाहिए क्योंकि बातें क्योंकि फिर पता है क्या, आपकी कन्वर्सेशन ही और होती है ना जब आपसे बात कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों की मोहब्बत है। थैंक यू जी। अच्छा जी, मईशत हमारे कोई नहीं संभाल सका बेसिकली, सर का दर्द भरी हुई है ना, पिछले वाले संभाल सके और ये तो बिल्कुल ही डब्बा गोल हो गया इस वक्त। तो ठीक है जी। हाँ, हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि रोने का मकाम है। ज़र मुबादला के ज़खायर बंद मुट्ठी में भी रेत की तरह से सिरकते जा रहे हैं। महज $7 अरब रह गए हैं। इसका बड़ा हिस्सा भी दोस्त मुल्कों की अमानत है। महंगाई 25% से ऊपर है, डॉलर मिल नहीं रहा है, ताजर और सनतकार परेशान है। खाम माल मंगवाने के लिए बैंक LC नहीं खोल रहे हैं, मतलब स्टॉक मार्केट अपने पाँव पर खड़ी नहीं हो रही है। अच्छा, इसी पे बात करेंगे, बंद हो रही हैं। मोहम्मद सुहेल माशी तजियाकार, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। सुहेल साहब, हालात जो है ना वो फ्रॉम बैड टू वर्स होते जा रहे हैं। मुल्क की मईशत का हाल काफ़ी अरसे से ख़राब चल रहा था, लेकिन अब पिछले एक हफ्ते से हम देख रहे हैं कि बेयकीनी की कैफियत कुछ ज़्यादा बढ़ गई है। तो क्या स्टॉक मार्केट पर भी इसी का असर पड़ रहा है या कोई और फैक्टर जो है जो आपको पता हो? लेकिन स्टॉक मार्केट में तो कोई बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं हो रही है, ना बहुत ज़्यादा कोई मूवमेंट है, और ये मार्केट 40-42 हज़ार के करीब काफ़ी महीनों से, बल्कि अब तो काफ़ी सालों से है। अलबत्ता अनसर्टनिटी इकोनॉमी पे पिछले कुछ एक हफ्ते कुछ दिनों में बढ़ रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि IMF से मुज़ाकरात तातुल का शिकार हैं और आगे आने वाले दिनों में IMF की छुट्टियां हैं, तो वो जो ट्रांच हमें नवंबर में मिलनी थी अब हो सकता है जनवरी-फरवरी में मिले। और ये कैसे वक्त पे हो रहा है कि जब पाकिस्तान को डेट रीपेमेंट क्राइसिस का सामना है, और ये कैसे वक्त पे हो रहा है कि जब दिसंबर एंड में पाकिस्तान को बहुत सारे दूसरे अहदाफ, IMF के अहदाफ भी पूरे करने हैं। तो जो बड़ी अनसर्टनिटी है उसकी सबसे बड़ी वजह IMF से मुज़ाकरात में तातुल है। अच्छा, ये बताइएगा, मौशी हालात डिफ़ॉल्ट का ख़तरा एक हकीकत भी हो तो मतलब क्या हो सकता है हमारे लिए आने वाले दिनों में? क्या एक्सपेक्ट करें? ये प्रोग्राम जारी रहना अशद ज़रूरी तो है, लेकिन व्हाट आर द चांसेस? देखिए, ये मुल्क में अवाम ने तो वैसे ही बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। पिछले आप 4-5 साल से मईशत की हालत देख लें, इकोनॉमिक ग्रोथ हो नहीं रही है, पर कैपिटा इनकम बढ़ नहीं रही है, रोज़गार के मौके पैदा नहीं हो रहे। तो इस तरह का अगर ज़ख़म बढ़ता गया तो ये तो बहुत ही बड़ा क्राइसिस हो जाएगा। इससे बेहतर तो है कि हुकूमत सख्त इक़दाम ले, अमीरों को टैक्स करे, अमीरों की चीज़ों पे टैक्स लगाए और बहुत सारे ऐसे इक़दाम करे कि जिसका बोझ गरीबों पे कम आए, अमीरों पे ज़्यादा आए।
मगर IMF के साथ चलना बहुत अशद ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर जो उसकी इम्प्लीकेशंस हैं वो ज़्यादा बुरी हैं। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद सवेल साहब। एक और पर्सपेक्टिव भी हम लेना चाहेंगे इधर, और अभी हमें ज्वाइन किया है सदर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इरफान इकबाल शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आपसे यही पूछेंगे कि मुल्क की मईशत के हालात अभी ऑब्वियसली अच्छे नहीं हैं, डॉलर का एक बड़ा इशू है और बताया जा रहा है कि ताजिर बरादरी हो या कारोबारी अफराद, सनतकार, इंपोर्ट्स रुके होने से काफ़ी परेशान हैं। तो क्या मसाइल दरपेश हैं आप लोगों को स्पेसिफिकली, अगर आप पॉइंट आउट कर सकें? पहली बार मैंने ज़िंदगी, मुझे भी 45 ईयर्स हो गए हैं बिज़नेस में, इतनी अनसर्टेनिटी कि आप कोई प्रेडिक्ट ही नहीं कर पा रहे कि आगे होना क्या है, किस तरह से चलेगा, आगे कुछ समझ नहीं आ रही। अब जो इस वक्त हालात है ना, वो बिल्कुल अनप्रडिक्टेबल है कि क्या आगे होना है, किस तरह से होना है, नंबर 1। नंबर 2, आपने बात की डॉलर की जो है ना फ्लाइट, वो तो रुक नहीं रही है। जब इन ऐसे हालात होते हैं, जबकि अनसर्टेनिटी होती है, तो डॉलर्स हमेशा फ़्लाइट करता है यहाँ से। आपके LCA खुल नहीं रही। नंबर 2, आपके जितने कंटेनर्स आए हैं वो सारे के सारे कंटेनर्स वहाँ पे रुके पड़े हैं, और वो हमें कह रहे थे स्टेट बैंक वाले कि जी हम इसको देख रहे हैं, कर रहे हैं, बट हमारे पास डॉलर्स नहीं है। गवर्नमेंट को अब ये चाहिए कि गवर्नमेंट जो भी इसमें कर रहे, एक तो अव्वल तो गवर्नमेंट को क्लियर कट मैसेज देना चाहिए कि जी आप इम्पोर्ट नहीं कर सकते, या आप कर सकते हैं तो आप कितनी में कर सकते हैं या किस चीज़ में कर सकते हैं, ताकि लोगों को परेशानी ना हो, डायरेक्शन ताकि क्लियर हो जाए। अब हुकूमत की जानिब से बार बार कहा जा रहा है इरफान साहब के हालात ठीक हो जाएंगे, डिफ़ॉल्ट का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या आप लोगों को तसल्ली मिलती है, या अभी भी आप समझते हैं कि ये सब सिर्फ बातें ही हैं और कुछ भी हो सकता है आने वाले दिनों में? देखिए, इन्होंने स्कुक बॉन्ड की जो $1 बिलियन थी वो किस्त तो इन्होंने अदा कर दी, जिसकी वजह से कहते हैं हम डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे क्योंकि हम पैसे दे चुके हैं, और अब ये 2024 में इसकी बारी आनी है दूसरे जो हमने देने हैं पैसे। तो ये कहते हैं, उस लिहाज से कहते हैं कि डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। बट आप फिज़िकली जब देखें और सारी चीज़ों को, इंडिकेटर्स को देखें, तो तमाम इंडिकेटर्स इस वक्त नेगेटिव है, कोई पॉजिटिव नहीं है, और बिल्कुल हालात और अजीबोगरीब सिचुएशन इख्तियार कर चुके हैं। ना कोई फैक्ट्री में रॉ मटेरियल्स मिल रहे हैं, प्रोडक्शन हमारी अपना ख़राब हो रही है, फार्मास्यूटिकल वाले सारे परेशान हैं। इसी तरह से जिस सेक्टर को मैं बात करता हूँ उस सेक्टर से बात आती है, इम्पोर्टर्स तो खैर बिलखसूस बिल्कुल ही मायूस हुए बैठे हैं। तो चीज़ें किस तरह से आगे चलेंगी, रॉ मटेरियल्स नहीं आएंगे, प्रोडक्शनें कैसी होंगी बेहतर, और जो हमारा फार्मास्यूटिकल वो तो रॉ मटेरियल 90% बाहर से आता है, 35% इंडिया से आता है, 55% आता है चाइना से। वो किस तरह से उसका बंदोबस्त होगा, कैसे आगे काम चलेगा, बिल्कुल एक कोई प्लान हमारे पास सामने नहीं है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट से कहते हैं हमारे साथ बैठें, हमारे साथ मशावरत करें, ताकि इस मामले को, ये जो एमरजेंसी का वक्त आया हुआ है, इसको बहुत सोच समझ के बड़े अच्छे तरीके से इसको गुजारे, वरना चीज़ें और ख़राब हो जाएंगी। गवर्नमेंट बैठे बात करें, नहीं तो मामला और ख़राब होंगे। लिटरली एमरजेंसी है, मौशी तो एमरजेंसी की सूरत हाल है। दैट इज इट। अच्छा जी, कल हमारा थैंक यू शेख साहब। अच्छा, अब टाइम तो ख़त्म हो गया है, लेकिन कल क्रिकेट मैच है, तो उसके लिए दुआएं, और अगर आप कराची में हैं तो ज़रूर जाएं। और व्हाट एल्स डू वी हैव टू लुक फॉरवर्ड टू इन लाइफ, कंसिडरिंग मौशी हालात जो हमारे हैं, so many things, why did you sound like that? जो हमारे मौशी हालात हैं, लिटरली जो हमारे मौशी हालात हैं, हम क्रिकेट वगैरह मामले से ही खुश हो सकते हैं, PSL से ही खुश हो सकते हैं, और क्या ये भी खुशियां हैं, मतलब these are things and you need to be very optimistic and positive about your outlook. I'm not going to let you finish your thoughts, sorry. बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ, good. Have a good weekend. We'll see you on Monday.